नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोगों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। आज हम सीडीपी में यूनिट फर्स्ट शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध और विभिन्न दर्शनों का योगदान, शिक्षा में विभिन्न दर्शनों का योगदान, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद और यथार्थवाद, इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी आपको देंगे और वो एमसीक्यू के माध्यम से आपको देने का प्रयास हम करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्कपूर्ण खोज है, यह किसने कहा? दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्कपूर्ण खोज है, यह किसने कहा? प्लेटो, अरस्तु, महात्मा गांधी या राधा कृष्ण? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अरस्तु। आज जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अरस्तु ने यथार्थवाद वास्तविकता की बात करता है और जो यथार्थवाद है उसके खोजकर्ता अरस्तु है। तो वास्तविकता मतलब रियलिज्म है। तो रियलिज्म किसने खोज की थी? उसकी अरस्तु ने की थी। तो इसका आंसर हुआ अरस्तु। चलते हैं दूसरे प्रश्न में। दर्शन का संबंध किससे है? जिज्ञासा से, कल्पना से, तर्कपूर्ण चिंतन एवं मनन से या उपरोक्त तीनों से? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दर्शन शब्द अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी का हिंदी रूपांतरण है और फिलॉसफी शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फिलॉस प्लस सोफिया। फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान से। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ ज्ञान के लिए प्रेम। ठीक है, अब हम अपने प्रश्न में आते हैं। तो दर्शन का संबंध किससे है पूछा है हमसे। तो फर्स्ट हमको दिया है जिज्ञासा से, बी हमको दिया है कल्पना से, सी हमको दिया है तर्कपूर्ण चिंतन एवं मनन से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उपरोक्त तीनों से। चलते हैं अगले प्रश्न में। शिक्षा दर्शन विद्यालय के लोगों को उद्देश्य की प्राप्ति तथा इससे भी उच्च उद्देश्यों की तैयारी के लिए आवश्यक शिक्षा की कार्य विधियां ज्ञात कराता है। यह किसने कहा है? सीवी गुड ने, हेडरसन ने, किलपैट्रिक ने या कनिंगम ने? जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे जो हमें इसका सही आंसर है किलपैट्रिक। तो किलपैट्रिक ने, आप लोग सभी लोग जानते हैं, प्रोजेक्ट मेथड भी दे रखी है और किलपैट्रिक जो थे वो हमारे जॉन डीवी के शिष्य थे। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न में। शिक्षा दर्शन किस पर विचार करता है? सामाजिक समस्याओं पर, शिक्षा संबंधी समस्याओं पर, आर्थिक समस्याओं पर या आध्यात्मिक समस्याओं पर? तो इसका सही आंसर होगा शिक्षा संबंधी समस्याओं पर। जो शिक्षा दर्शन है वो हमारा शिक्षा संबंधी समस्याओं पर बात करता है, विचार करता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। शिक्षा दर्शन की क्या आवश्यकता है? सांस्कृतिक उत्थान के लिए, नैतिक एवं चारित्रिक जीवन के लिए या शिक्षा की प्रक्रिया को पूर्ण और उपयोगी बनाने के लिए या राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए? तो शिक्षा दर्शन की क्या आवश्यकता पड़ती है हमको? तो शिक्षा की प्रक्रिया को पूर्ण और उपयोगी बनाने के लिए हमको शिक्षा दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न है, शिक्षा दर्शन किन प्रश्नों को सुलझाता है? आध्यात्मिक प्रश्नों को, लौकिक प्रश्नों को, पाठ्यक्रम संबंधी प्रश्नों को या तार्किक प्रश्नों को? तो इसका सही आंसर होगा शिक्षा दर्शन किन प्रश्नों को सुलझाता है? तो ये सुलझाता है हमारे पाठ्यक्रम संबंधी प्रश्नों को। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। शैक्षिक समस्या के प्रत्येक दृष्टिकोण से शिक्षा के दार्शनिक आधार की मांग उठती है, यह कथन किसका है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कथनों से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हर बार हम जब भी आप एलटी का पेपर देते हैं उन सभी में बनते हैं। तो इसलिए हमको इनको भी नहीं छोड़ना है, इनको भी पढ़ना है हम लोगों ने। तो शैक्षिक समस्या के प्रत्येक दृष्टिकोण से शिक्षा के दार्शनिक आधार की मांग उठती है, यह कथन किसका है? टीपी नन का, हर्बर्ट का या हर्नी का या बटलर का? तो इसका आंसर है हान। चलते हैं अगले प्रश्न में।
शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, यह कथन किसका है? रॉस का, हर्बर्ट का, एडम्स का या जॉन डीवी का? तो गत्यात्मक पक्ष है। गत्यात्मक पक्ष से आप लोग क्या समझते हैं? गत्यात्मक पक्ष ऐसा होता है जो निरंतर चलते रहता है, कंटिन्यूअस पक्ष होता है, क्योंकि शिक्षा जो ऐसी प्रोसेस है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, वो कोई एक ऐसी प्रोसेस नहीं है जो एक जगह पर स्थिर हो जाए। ठीक है, तो गत्यात्मक पक्ष है, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है बोल रखा है। यह कथन किसका है? ये बहुत महत्वपूर्ण एक कथन है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये पेपर में आ सकता है। तो ये रॉस का है या हर्बर्ट का है, एडम्स का है या जॉन डीवी का है? ये है एडम्स का। एडम्स ने बोला था शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है। अब जान लेते हैं इनमें और भी, जैसे जॉन डीवी है, उन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करी थी। ठीक है, तो लर्निंग बाय डूइंग ये सब उन्होंने बोला था, बच्चा करके सीखेगा। और जो अभी हमारी शिक्षा चल रही है बाल केंद्रित, उसके बारे में भी उन्होंने दिया था। तो प्रयोजनवाद में आप जॉन डीवी को पढ़ेंगे। ये हुआ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दर्शन के लिए शिक्षा की भूमिका है। दर्शन के निर्माण में शिक्षा का योगदान है। शिक्षा दार्शनिक सिद्धांतों को सुरक्षित रखती है। शिक्षा दर्शन को गतिशील बनाए रखती है। देखिए, दर्शन के लिए शिक्षा की भूमिका क्या हो सकती है? दर्शन के निर्माण में शिक्षा का योगदान है। शिक्षा दार्शनिक सिद्धांतों को सुरक्षित रखती है। शिक्षा दर्शन को गतिशील बनाए रखती है, या उपयुक्त सभी योगदान। तो जैसे कि हम सभी लोग देख रहे हैं कि निर्माण में शिक्षा का योगदान बहुत अधिक है। शिक्षा दार्शनिक सिद्धांतों को सुरक्षित भी रखती है। शिक्षा आप देखते हो, सारी फिलोसफी को आप पढ़ रहे हो, तो वो किससे पढ़ रहे हो? शिक्षा ऐसी चीज है जिससे हम इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा दर्शन को गतिशील बनाए रखती है, उसको डायनेमिक बनाए रहती है, उसको कंटिन्यूअस एक ऐसी प्रोसेस है जो चलती रह रही है, वो कहीं पर बंद नहीं हो रही है। तो इसलिए उपयुक्त सभी योगदान है इसके। अगले क्वेश्चन में आते हैं। शिक्षा दर्शन के विकास के लिए उत्तरदायी है। सामाजिक परिस्थितियां, शैक्षिक परिस्थितियां, शिक्षा तथा दर्शन दोनों, दार्शनिक परिस्थितियां। शिक्षा दर्शन के विकास के लिए उत्तरदायी है। क्या उत्तरदायी हो सकता है? सामाजिक परिस्थितियां उत्तरदायी हो सकती हैं, या शैक्षिक परिस्थितियां हो सकती हैं, या शिक्षा तथा दर्शन दोनों हो सकता है, या दार्शनिक परिस्थितियां हो सकती है। शिक्षा दर्शन जहां पर हमें दिया है तो शिक्षा और दर्शन दोनों ही होने चाहिए। तो उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए शिक्षा और दर्शन दोनों होने चाहिए, तब शिक्षा दर्शन का विकास होगा। तो इसका सही आंसर सी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कौन सा कथन सही है? शिक्षा दर्शन का सैद्धांतिक पक्ष है। कभी भी आप कोई सभी क्वेश्चन करते हैं, यदि आपको कहीं पर दिया है कि कथन सही है या कथन सही नहीं है, तो उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम इसको अंडरलाइन नहीं करते हैं और हमको जो क्वेश्चन आता है हम सोचते हैं कि इसका आंसर ये होगा। जैसे हमने पढ़ा था शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, तो हम उसको आंसर मान लेते हैं, हमको पता है, हमको याद है, लेकिन बट ऐसा होता है कहीं पर कथन सही दिया रहता है, कहीं पर कथन गलत दिया रहता है, कथन नहीं है, कथन सही नहीं है, ऐसा दिया रहता है। तो इसलिए हमको उसको अंडरलाइन कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो अब इसका आंसर है कौन सा कथन सही है। इसमें बोला है सही कथन कौन सा है। शिक्षा दर्शन का सैद्धांतिक पक्ष है, शिक्षा दर्शन का व्यवहारिक पक्ष है, शिक्षा और दर्शन समरूप शब्द हैं, शिक्षा और दर्शन में परस्पर कोई संबंध नहीं है। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हो, शिक्षा और दर्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया कि संबंध नहीं है। और सैद्धांतिक पक्ष है, थ्योरेटिकल है, ये तो नहीं हो सकता है कि थ्योरी उसमें सैद्धांतिक पक्ष है, ऐसा नहीं हो सकता है। दर्शन समरूप शब्द हैं, एक जैसे शब्द तो नहीं है शिक्षा और दर्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? शिक्षा दर्शन का व्यवहारिक पक्ष है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा, इसमें कथन जो सबसे सही कथन है वो है हमारा व्यवहारिक पक्ष है। शिक्षा दर्शन का एक व्यवहारिक पक्ष है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है, पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमसे नेक्स्ट जो है कथन पूछा हुआ है, शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं। यह कथन किसका है? शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं, यह कथन किसका है? ए दिया है हमको एडम्स, बी दिया है रॉस, सी दिया है रॉक और डी दिया है ब्रूवे का। तो यह जो पक्ष है, जो कथन है शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं, वो हमको दिया है रॉस ने। और इसके लिए आप एक लॉजिक भी लगा सकते हैं। जैसे हम सिक्का है, सिक्के को टॉस कर रहे हैं, तो सिक्के में से या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो दो पक्ष तो वैसे ही हो गए। तो अब क्या कहते हैं, सिक्का हम उसको क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं, लॉजिक से याद कर सकते हैं, टॉस रॉस। तो सिक्का और दर्शन एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं, यह कथन किसका है? रॉस का। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रकृतिवाद दर्शन की प्रमुख मान्यता है। जैसे कि अब हम इसमें अभी तक हमने दर्शन और शिक्षा के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं प्रकृतिवाद के बारे में। ठीक है, प्रकृतिवाद के जनक आप जैसे जानते हो रूसो हैं, और रूसो ने नकारात्मक शिक्षा पर बल दिया था। उन्होंने बोला था नकारात्मक शिक्षा बहुत अच्छी है और बालक जो है उसको प्रकृति में छोड़ दो, वो खुद ही सीख लेगा, उस पर कोई दबाव डालने की जरूरत नहीं है। उन्होंने विद्यालय को नकारा था, विद्यालय की कोई जरूरत नहीं, ऐसा बोला था, शिक्षक की कोई जरूरत नहीं है, ये बातें बोली थी। तो अभी इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रकृतिवाद दर्शन की प्रमुख मान्यता है। क्या मान्यता है? ईश्वर की सत्ता सर्वोच्च है, ईश्वर की, प्रकृति का निर्माता ईश्वर है, प्रकृति के नियम ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, शाश्वत है, प्रकृति तथा ईश्वर का पारस्परिक घनिष्ठ संबंध है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, प्रकृतिवाद जो है वो ईश्वर पे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था।
ठीक है। और वो कभी भी ये नहीं कहता था कि जो प्रकृति का निर्माता है वो ईश्वर है, इन बातों पर नहीं करता था। हाँ, आदर्शवाद जरूर ईश्वर पर, हमारी ईश्वर की सत्ता को सर्वोच्च मानता था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रकृति के नियम ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, शाश्वत है। तो वो लोग मानते थे कि जो प्रकृति द्वारा बनाए गए नियम है वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और वही नियम जो है वो शाश्वत है, ये प्रकृतिवादी मानते थे। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे का स्वभाव मूलतः अच्छा होता है और समाज उसे भ्रष्ट करता है, यह कथन किसका है? बच्चे का स्वभाव मूलतः अच्छा होता है और समाज ही उसे भ्रष्ट करता है, यह प्रस्तुत कथन किसका है? रूसो का, बेकन का, कम्युनिस्ट का, उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो ये कथन किसका है? रूसो का। क्योंकि रूसो बोल रहे हैं कि बच्चे को आप प्रकृति में छोड़ दो, वो खुद ही हर चीज को गेन करेगा, हर चीज को सीखेगा और उसको किसी भी अध्यापक की, किसी स्कूल की जरूरत नहीं है। तो ये किसने कहा है? रूसो ने। ठीक है, रूसो ने नकारात्मक शिक्षा को ऊपर बल दिया है। तो इसका आंसर हुआ रूसो। बच्चे का स्वभाव मूलतः अच्छा होता है और समाज ही उसे भ्रष्ट करता है, ये कथन किसका है? रूसो का। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषता है, क्या विशेषता है प्रकृतिवादी शिक्षा की? शिक्षा बाल केंद्रित है, बालक की स्वतंत्रता को महत्व प्रदान करना, कोरी पुस्तक शिक्षा का विरोध और उपयुक्त सभी विशेषताएं। क्योंकि वो बालक के ऊपर ही ज्यादा बात करते थे, तो शिक्षा बाल केंद्रित ऑलरेडी से होगी उनकी। बालक की स्वतंत्रता को महत्व प्रदान करना, बालक की स्वतंत्रता को महत्व प्रदान करते थे। वो बोलते थे बालक को आप स्वतंत्र छोड़ दो, वो खुद ही सीखेगा। और कोरी पुस्तक शिक्षा का विरोध, और पुस्तक का वो लोग विरोध करते थे। ठीक है, तो उपयुक्त सभी विशेषताएं हैं, प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषता जो है इन सभी सभी विशेषताएं हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलते हैं अगले प्रश्न में। किस भारतीय शिक्षाविद है विचारक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो एनी बेसेंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, महात्मा गांधी है और मदन मोहन मालवीय है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमारे जीवन का समस्त सृष्टि से सामंजस्य स्थापित करती है, यह कथन किसका है? बोल रहे हैं कि सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमारे जीवन का समस्त सृष्टि से सामंजस्य स्थापित करती है, यह कथन किसका है? ठीक है, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट। तो ये किसने कहा था? सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमारे जीवन की समस्त सृष्टि से सामंजस्य स्थापित करती है, ये कहा था हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो अभी आपने ऊपर देखा कि नोबेल प्राइज भी इनको मिल रखा है, तो इसका आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, किन दर्शनवादियों ने कहा प्रकृति की ओर लौटो? प्रकृतिवादियों ने, यथार्थवादियों ने, दोनों सही या दोनों गलत? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रकृति की ओर लौटो किसने कहा था? जैसे कि हम देख रहे हैं कि यह कथन किसका हो सकता है प्रकृति की ओर लौटो, तो यह प्रकृतिवादियों का ही होगा। यथार्थवादी तो नहीं कहेंगे कि प्रकृति की ओर लौटो, तो इसका आंसर होगा ए, प्रकृतिवादी। यह परिभाषा किसने दी है? प्रकृतिवादी वह विचारधारा है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है और आत्मा को पदार्थ अथवा भौतिक तत्व के अधीन मानती है और अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च मानती है। ये परिभाषा किसने दी है कि प्रकृतिवादी वह विचारधारा है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है और आत्मा को पदार्थ अथवा भौतिक तत्व के अधीन मानती है और अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च मानती है। तो ए है हमारा प्लेटो। प्लेटो तो नहीं हो सकता है, प्रकृतिवादी हमारे वो आदर्शवादी थे। रूसो, जेम्स वार्ड और नन। तो इसका सही आंसर है बच्चों, इसका सही आंसर है जेम्स वार्ड। जेम्स वार्ड ने कहा था कि प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है और आत्मा और पदार्थ अथवा भौतिक तत्व के अधीन मानती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस दर्शन के अनुसार शिक्षा का केंद्र जो होता है वो बालक है? शिक्षा का केंद्र जो है बालक है। तो अभी जैसे हमने आगे देखा, प्रकृतिवादी, यथार्थवादी, आदर्शवादी, तो इसका आंसर जो है प्रकृतिवादी। निम्न में से कौन प्रकृतिवादी है? अरस्तु, प्लेटो, रूसो या फ्रोवेल? ठीक है, जैसे प्रकृतिवादी, आप प्रकृतिवाद में आप देखते हैं कि जो इनकी शिक्षण विद्या है उसमें आपने देखा कि मॉन्टेसरी और क्या कहते हैं फ्रोवेल का किंडरगार्टन। तो इसमें जो प्राथमिक बच्चे होते हैं उनको खेल खेल में सिखाने की बात की गई है। तो इसका आंसर अरस्तु, प्लेटो, रूसो या फ्रोवेल। तो कौन प्रकृतिवादी है? रूसो। अरस्तु है, प्लेटो है, रूसो है, फ्रोवेल है। तो आपको पता है प्रकृतिवाद के जनक कौन है? रूसो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूसो। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रकृतिवादी वह विचारधारा है जिसकी प्रमुख विशेषता आध्यात्मिकता को अस्वीकार करना है अथवा प्रकृति एवं मनुष्य के दार्शनिक चिंतन में उन बातों को स्थान देना है जो हमारे परे नहीं है। प्रकृतिवादी की यह परिभाषा किसकी है? जॉयस की, जे.एस. रॉस की, हॉकिंग की, आर.बी. पेरी की? तो इसका सही आंसर है जॉयस।
चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रकृतिवादी के विविध रूप कौन से हैं? पदार्थवादी प्रकृतिवाद, यंत्रवादी प्रकृतिवाद, जैविक प्रकृतिवाद, उपयुक्त सभी। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमसे विविध रूप पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकृतिवादी के विविध रूप कौन से हैं? ए दिया है हमको पदार्थवादी प्रकृतिवाद, बी दिया है यंत्रवादी प्रकृतिवाद और सी दिया है जैविक प्रकृतिवाद। तो इसके सही आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रकृतिवादियों के अनुसार संसार क्या है? यह भौतिक संसार ही सत्य है, संसार प्रकृति द्वारा निर्मित है, राज्य की केवल व्यावहारिक सत्ता है। तो आप देख रहे हो प्रकृतिवादी यह भौतिक संसार ही सत्य है, राज्य की केवल व्यावहारिक सत्ता है, राज्य एक खाली व्यावहारिक सत्ता है, ये बोल रहे हैं संसार प्रकृति द्वारा निर्मित है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, जितने भी ऊपर दे रखे हैं, क्योंकि यह भौतिक संसार ही सत्य है, उन्होंने बोला था संसार प्रकृति द्वारा निर्मित है, ये भी बोला था राज्य केवल व्यावहारिक सत्ता है, ये भी बोला था। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जितने भी ऊपर दिए हुए हैं वो सभी इसमें सही आंसर है। तो अभी हमारा अब हम आदर्शवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो आदर्शवाद से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आदर्शवाद जो है, आदर्शवाद के जनक जो है वो प्लेटो है। तो प्लेटो हैं, ये विचार जगत को ही सत्य मानते हैं, ठीक है। तो अब इसका फर्स्ट प्रश्न है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य शिवम सुंदरम पर आधारित आदर्श का संबंध किस विचारधारा से है? प्रयोजनवाद से है, यथार्थवाद से है, आदर्शवाद से है या मानवतावाद से? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो इसका आंसर है आदर्शवाद। अगला प्रश्न, आदर्शवादी शिक्षा दर्शन, आदर्शवादी जो शिक्षा दर्शन है वो क्या है? दमनात्मक अनुशासन का समर्थक है, प्राकृतिक अनुशासन का समर्थक है, आत्मानुशासन का समर्थक है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो आदर्शवादी हैं वो दमनात्मक अनुशासन का समर्थक करते हैं या प्राकृतिक अनुशासन का समर्थक करते हैं या आत्मानुशासन का समर्थक करते हैं? तो ये क्या करते हैं? आत्मानुशासन जो आत्मा से आए, अंदर से जो अनुशासन आता है उसका समर्थक करते हैं, उसका समर्थन करते हैं ये लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मानुशासन का समर्थक करते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में। आदर्शवादी शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षक की भूमिका, शिक्षक की क्या भूमिका होगी? जैसे कि आप देखते हो कि आदर्शवादियों ने शिक्षक को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है, जबकि प्रकृतिवादी शिक्षा में शिक्षक का कोई भी स्थान नहीं रखा गया है, ठीक है। उन्होंने बोला बच्चों को आप छोड़ दो, वो खुद से ही शिक्षा कर लेंगे, खुद से ही अपने लर्निंग बाय डूइंग खुद से करके सीख लेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा की बात करी थी उन्होंने। तो यहाँ पर क्या है, शिक्षक जो आदर्शवादी हैं वो शिक्षक को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। वो बोलते हैं कि शिक्षा तब तक अधूरी है जब तक शिक्षक ना हो, ठीक है। तो बालक के मानसिक विकास में सहायता प्रदान करता है। जो शिक्षक की भूमिका, शिक्षक की क्या भूमिका है शिक्षा दर्शन, आदर्शवादी शिक्षा दर्शन के अनुसार? बालक की देखरेख का कार्य करना है या बालक को आत्म साक्षात्कार के लिए प्रोत्साहित करना है, ठीक है। तो ये सभी गुण हैं आदर्शवादी में। तो ये तीनों के तीनों ऊपर के सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है, ठीक है। अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है, ठीक है। जो अंतिम सत्य है वो आध्यात्म है, ये मानता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? डीएम दत्ता का, एडम्स का, रस्क का या फ्रूवेल का? तो ये कथन है डीएम दत्ता का ये कथन है। शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद ने सर्वाधिक महत्व दिया। अब हम पढ़ेंगे प्रयोजनवाद, ठीक है। दर्शन की एक विचारधारा के रूप में प्रयोजनवाद के प्रतिपादक हैं। तो प्रयोजनवाद जो है उसके प्रतिपादक कौन है? प्रयोजनवाद को हम फलवाद या कर्मवाद ये भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रयोजनवाद के जो संस्थापक हैं वो कौन है, प्रतिपादक कौन है उसके? तो हमसे ये पूछा गया है। इसमें फर्स्ट प्रश्न है, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें जॉन डीवी, डार्विन, विलियम जेम्स या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो आपको यदि आपको दिया हो प्रयोजनवाद, जिसको मैंने बोला आपको फलवाद बोलते हैं, विविधतापूर्ण शिक्षा दी जाती है इसमें और व्यावहारिक पक्ष पर आधारित होता है ये हमारे, ठीक है। तो इन ऑप्शन में यदि दिया हो हमको चार्ल्स सैंडर्स पियर्स दिया हो या फिर विलियम जेम्स दिया हो, तो यदि हमें इस ऑप्शनों में आप देख रहे हो विलियम जेम्स दिख रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा विलियम जेम्स। वैसे आपको कहीं पर ऑप्शन में दिया हो चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, तो आप वहां पर चार्ल्स सैंडर्स पियर्स में भी वो भी आंसर आपका सही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया विलियम जेम्स, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है कि प्रयोजनवादी शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन उपयुक्त है? शिक्षा के कोई महत्वपूर्ण एवं निश्चित उद्देश्य नहीं है, ठीक है। शिक्षा के किसी स्थायी उद्देश्य को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। समय व परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं समय और परिस्थिति, जैसा समय होगा, जैसी परिस्थिति होगी, उसके अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों को परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे आप देखते हो एक बालक की जैसी रुचि होगी, जैसी उसकी आवश्यकता उस अनुसार उसको शिक्षा दी जाएगी, तो वह शिक्षा जो होगी गुणवत्तापूर्ण होगी और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बहुत सहायक होगी,
ठीक है। तो इन्होंने भी बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रखी है। जैसे आप जानते हो कि जॉन डीवी ने हमारी शिक्षा के 3 धुर बताए थे। कौन-कौन से धुर बताए थे? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें। और एडम्स ने 2 धुर बताए थे। तो इनके आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन-कौन से धुर हमें बताए हुए थे। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ये तीनों ही महत्वपूर्ण है। तो ये कथन जो होगा, तीनों कथन जो है सत्य है। तो उपयुक्त समस्त कथन जो है सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब प्रयोजनवादी शिक्षा दर्शन में अनुशासन के किस स्वरूप को स्वीकार करते हैं? दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन या प्राकृतिक अनुशासन, उपयुक्त समस्त सत्य। ठीक है। तो वो लोग जो है अनुशासन, वो ये नहीं कहते थे कि अनुशासन, वो ये आत्म अनुशासन की बात तो करते थे, लेकिन इन सभी अनुशासनों की बात बोलते थे। वो बोलते अनुशासन जरूरी है, बिना अनुशासन के भी आप लोग कोई भी कुछ नहीं सीख सकते। अनुशासन जरूरी है, आत्म अनुशासन होना चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रयोजनवाद का समर्थक नहीं है? जॉन डीवी, सीवी पियर्स, सुकरात या विलियम जेम्स। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, जॉन डीवी तो इसके प्रयोजनवाद के समर्थक हैं। विलियम जेम्स, अभी हमने बोला कि प्रयोजनवाद जो है व्यवहारवाद, उसके क्या कहते हैं प्रतिपादक हैं। तो उन्होंने ही क्या कहते हैं इसके जनक हैं। तो सीवी पियर्स, मैंने आपसे बोला था चार्ल्स सैंडर्स पियर्स आपको दिया हो हमें, तो प्रयोजनवाद का यदि जनक के बारे में आए तो आप सीवी पियर्स और विलियम जेम्स दोनों में ही आंसर टिक करेंगे। ठीक है, दोनों ही आंसर सही होंगे आपके। तो यहाँ पर आता है सुकरात। सुकरात कौन थे? सुकरात आपको पता है प्लेटो के जो गुरु थे वो थे सुकरात। तो इन्होंने भी आदर्शवाद की बात करी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। तो ये समर्थक नहीं है। ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रयोजनवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हमसे पूछा गया है प्रयोजनवाद, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया प्रयोजनवाद के अन्य नाम क्या क्या हैं। तो देखिए प्रयोजनवाद को किस नाम से जाना जाता है? प्रयोगवाद के नाम से, व्यवहारवाद के नाम से, उपयोगितावाद के नाम से या उपयुक्त समस्त सत्य। तो हम जानते हैं प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद के नाम से तो जानेंगे, और मैंने आपको बताया था पहले ही व्यवहारवाद भी इसको बोला जाता है और उपयोगितावाद भी इसका नाम बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। उपयोग तीनों ही आंसर सही है। ठीक है। इसको प्रयोगवाद भी बोला जाता है, व्यवहारवाद भी बोला जाता है, उपयोगितावाद भी बोला जाता है और फलवाद भी बोला जाता है। आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं कि इसको फलवाद भी बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त समस्त सत्य। ठीक है, जितने भी हैं तीनों के तीनों वो सत्य। अब हमसे अगला प्रश्न पूछा गया है। प्रयोजनवाद निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है जो यह मानता है कि मनुष्य क्रिया में भाग लेकर अपने मूल्यों का निर्माण करता है और यह मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। ठीक है। तो प्रयोजनवाद की यह परिभाषा किसने दी है? रॉस ने दी है, रोजन ने दी है, जॉन डीवी ने दी है या विलियम जेम्स ने दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉस। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद के रूप में प्रयोजनवाद के रूप कौन से हैं? ठीक है, कौन कौन से रूप है प्रयोजनवाद के? मानवतावादी, प्रयोगात्मक, जीवशास्त्री या उपयुक्त सब। तो आपने अभी ऊपर पढ़ा ही, मानवतावादी तो उसमें आएगा ही, प्रयोगात्मक आएगा ही, प्रैक्टिकल उसमें जीवशास्त्री उसमें आएगा ही। तो इसके आंसर जो है वो है हमारा डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रयोजनवाद के मुख्य सिद्धांत क्या है? सत्य की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, उपयोगितावादी सिद्धांत पर बल, क्रिया प्रधान, ज्ञान, गौण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, तीनों के तीनों सही है। ठीक है। इन्होंने बोला सत्य की प्रकृति जो होती है परिवर्तनशील होती है, जैसे कि आपका आदर्शवाद ने बोला था, वो बस एक अल्टीमेट सत्य की बात बोलते थे। ठीक है। तो और वो विचार जगत को ही सबसे बड़ा मानते थे, विचारों के जगत को परिणामशील मानते थे। ठीक है। विचारों में एक दैविक और नैतिक व्यवस्था होती है, ये बोलते थे। ठीक है। तो यहाँ पर प्रयोजनवाद की बात बोली जा रही, तो उन्होंने बोला सत्य की प्रकृति चेंज होती रहती है, परिवर्तनशील है। उन्होंने बोला था सत्य वो चेंज नहीं हो सकता है बोला था। और इसमें बोल रखा है इन्होंने उपयोगितावादी सिद्धांत पर बल दिया गया है, क्रिया प्रधान है, ज्ञान गौण है। ठीक है। क्रिया करके क्रिएटिविटी पे इन्होंने बात कर रखी है। तो और ज्ञान गौण है, तो ये सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर डी ऑप्शन। अगले प्रश्न पे जाते हैं। शिक्षा के उद्देश्य नहीं होते हैं। शिक्षा एक सापेक्ष विचार है। उद्देश्य केवल व्यक्तियों के होते हैं और व्यक्तियों के उद्देश्य बहुत अधिक भिन्न होते हैं। वे विभिन्न बालकों के लिए विभिन्न होते हैं। क्या बोला गया है? हमको एक कथन दिया गया है, शिक्षा के उद्देश्य नहीं होते हैं। शिक्षा के कोई उद्देश्य नहीं होते। शिक्षा एक सापेक्ष विचार है बोला है। उद्देश्य केवल व्यक्तियों के होते हैं, जो उद्देश्य है वो व्यक्तियों के होते हैं और व्यक्तियों के उद्देश्य बहुत अधिक भिन्न होते हैं। वे विभिन्न बालकों के लिए विभिन्न हो सकते हैं। तो ये किसने कह रखा है? तो ये किसने कहा है? जॉन डीवी। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रयोजनवादी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है? नवीन मूल्यों की रचना करना, गतिशील और लचीले मस्तिष्क का विकास, सामाजिक कुशलता या ये सभी। तो देखिए प्रयोजनवाद नवीन मूल्यों की रचना करना चाहते हैं। उन्होंने बोला सत्य जो है वो परिवर्तनशील है, सत्य जो है वो बदलते रहता है। ठीक है। और गतिशील और लचीले मस्तिष्क का विकास करना चाहते हैं और सामाजिक कुशलता भी लेना चाहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। दर्शन के क्षेत्र में अब हम पढ़ते हैं यथार्थवाद को। ठीक है। जैसे कि यथार्थवाद के जो जनक थे वो थे अरस्तु, और ये लोग क्या करते थे? आगमन विधि पे। ठीक है। आगमन विधि, जैसे कि आप जानते होंगे आगमन विधि में क्या क्या चीजें होती हैं। आगमन ऐसा होता है जब हम एग्जाम्पल के थ्रू, जब हम कोई एग्जाम्पल उदाहरण
से हम किसी फॉर्मूले में पहुंचते हैं, तो वो होता है हमारा आगमन विधि। तो यथार्थवादी जो होते हैं, यथार्थवाद में जो है आगमन विधि का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो और हम यथार्थवाद को प्रत्यक्षवाद भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम जो है प्रत्यक्षवाद है, ठीक है। और जैसे आपने देखा, प्रयोजनवाद को हम फलवाद बोलते हैं, विविधतापूर्णवाद बोलते हैं और व्यवहारवाद बोलते हैं, वैसे ही यथार्थवाद को हम प्रत्यक्षवाद भी बोलते हैं। तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। और आदर्शवाद को, आइडियलिज्म को हम प्रत्ययवाद भी बोलते हैं, ठीक है। और आदर्शवाद जो होता है एक निगमनात्मक होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, तुम्हारा डिडक्टिव मेथड यूज होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है। वो लोग क्या करते थे, उन्होंने बस एक निश्चित मान लिया था कि एक विचारों के जगत को ही परिणामशील मान लिया था। उन्होंने बोला था कि विचार कभी चेंज ही नहीं होते हैं, ठीक है। विचार में एक देविक और नैतिक शक्ति होती है, ये बोला था। तो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यथार्थवाद के बारे में। तो यथार्थवाद के जो जनक थे, मैंने आपको बोला अरस्तु थे, रियलिज्म। और रियलिज्म जो है हमारा अंग्रेजी भाषा के रियल से बना हुआ है, ठीक है। रियल शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के रस से बना हुआ है। रस का अर्थ होता है वस्तु, ठीक है। तो यहाँ पर रियलिज्म, यथार्थवाद जो होता है हमारा वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचार, जिसमें वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचार हो, वो हमारा रियलिज्म, यथार्थवाद होता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, दर्शन के क्षेत्र में यथार्थवाद का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। अब हमसे ये प्रश्न पूछा गया कि दर्शन के क्षेत्र में यथार्थवाद का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। अनायास हुआ मतलब अचानक से हुआ, आदर्शवाद के प्रति विरोध या प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ, विज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए हुआ, या अज्ञात कारणों से हुआ। तो इसका आंसर आप समझ सकते हो। देखिए, जो प्लेटो है, प्लेटो के जो शिष्य थे अरस्तु ने यथार्थवाद का उनको जनक कहा जाता है, ठीक है। तो प्लेटो तो बोलते थे कि हमारे जीवन का अंतिम, मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य जो है वो ईश्वर को मानते थे, ईश्वर को अंतिम सत्य मानते थे, अल्टीमेट रियलिटी जो है वो ईश्वर को मानते थे। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा परमात्मा के स्वरूप को पहचानना मानते थे, ठीक है। इसके लिए वो मूल्यों और नैतिक मूल्यों का पालन करने की बात बोलते थे। लेकिन जो हमारे अरस्तु थे, इन्होंने क्या है, रियलिज्म, वस्तु जगत के अस्तित्व की बात भी की थी, ठीक है। ये ईश्वर पर विश्वास तो रखते थे, बट साथ ही साथ वस्तु के स्वतंत्र अस्तित्व को भी स्वीकार करते थे। इनका कथन था, जिस वस्तु का ज्ञान अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं वही वास्तव है। ये बोलते थे कि हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा जिन वस्तुओं का ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं वही सत्य है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप समझ लो। आदर्शवाद प्लेटो का है, और प्लेटो के अरस्तु थे, जिन्होंने वस्तु जगत को ही सत्य माना था। तो आदर्शवाद के प्रति विरोध या प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही तो यथार्थवाद का जन्म हुआ था। तो इसलिए इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, दर्शन के क्षेत्र में यथार्थवाद का प्रादुर्भाव क्यों हुआ, क्योंकि आदर्शवाद के प्रति विरोध था उनका, या प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, यथार्थवादी शिक्षा दर्शन पक्ष में है, किस चीज के पक्ष में। यथार्थवादी जो शिक्षा दर्शन है वो किस चीज के पक्ष में, कला पर आधारित शिक्षा पर है, विज्ञान पर आधारित शिक्षा पर है, पौराणिक साहित्य पर आधारित शिक्षा है, या आदर्शात्मक मान्यताओं पर आधारित शिक्षा है, ठीक है। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, मैंने बोला था आपको, जो ज्ञान इंद्रियों द्वारा, जैसे आंख, कान, नाक, त्वचा, जीवा के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो यथार्थवादियों ने बोला कि हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो वस्तु जगत को माना, तो उन्होंने भौतिक जगत को ही मान रखा है, ठीक है। उन्होंने वस्तु जगत, जो आध्यात्मिक जगत है उसको सूक्ष्म मान रखा, और भौतिक जगत को क्या मान रखा है, स्थूल मान रखा है। तो भौतिक जगत की बात कर रखी है उन्होंने। तो इससे क्या निकलता है, विज्ञान पर आधारित शिक्षा होगी ना उनकी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान पर आधारित शिक्षा। अगला प्रश्न है हमारा, यथार्थवादी शिक्षा का उद्देश्य है क्या हो सकता है। बालकों को सुखी और सफल जीवन के लिए तैयार करना, बालक को समुचित शारीरिक और मानसिक विकास के लिए तैयार करना, बालक को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना। तो देखिए, इसके सभी आंसर होंगे, क्योंकि बालक को सुखी और सफल जीवन के लिए तैयार करना था, बालक को समुचित शारीरिक और मानसिक विकास, उन्होंने बोला था शारीरिक और मानसिक विकास होना भी जरूरी है बालक का, और बालक को वास्तविक जीवन के लिए भी तैयार करना था। तो ये सभी सही होंगे। तो यथार्थवादियों ने इन तीन चीजों की बात की थी, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, यथार्थवादी शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षक का कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है शिक्षक का, विज्ञान संबंधी जानकारियों को छात्रों तक पहुंचाना, छात्रों को विज्ञान के क्षेत्र में खोज करने के लिए प्रेरित करना तथा अवसर उपलब्ध कराना, छात्रों को उनकी योग्यता, रुचि एवं क्षमता के अनुसार ज्ञान प्रदान करना, क्या ये सभी कर्तव्य है, ठीक है। तो यथार्थवादी तो मानते थे विज्ञान संबंधी जानकारी को छात्रों तक पहुंचाना, वो विज्ञान की बात बनते थे, भौतिक जगत को ही वो क्या कहते हैं, सत्य मानते थे। छात्रों को विज्ञान के क्षेत्र में खोज करने के लिए प्रेरित करना तथा अवसर उपलब्ध कराना, विज्ञान की बात तो पहले से ही करते हैं। छात्रों को उनकी योग्यता, रुचियां, क्षमता के अनुसार ज्ञान प्रदान करना, ये सभी, तो ये तीनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है। तो उपयुक्त सभी उत्तर, जो सभी कर्तव्य हैं तीनों है, शिक्षक का कर्तव्य जो है तीनों है, ठीक है। निम्न में से कौन सा यथार्थवाद का रूप है, मानवतावादी यथार्थवाद, सामाजिकतावादी यथार्थवाद, या ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद, या ये सभी, ठीक है। तो जो मानवतावादी यथार्थवाद भी है, सामाजिकवादी यथार्थवाद भी है, और ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद भी है, ये तीनों ही सही है, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि ये प्रश्न भी बहुत बार पूछ लिए जाते हैं कि उसका रूप कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगले प्रश्न पे चलते हैं, यथार्थवाद संसार को सामान्यतः उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में दिखाई देता है, ठीक है। उपयुक्त परिभाषा निम्न में से किसकी है। तो अभी हमें परिभाषा के बारे में पूछेगा कि यथार्थवाद संसार को सामान्यतः उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वो दिखाई देता है। तो ये है आपका बटलर की है, जेएस रॉस की है, या स्वामी रामतीर्थ है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये होगी बटलर की, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा यथार्थवाद का सिद्धांत है, प्रत्यक्ष जगत सत्य है, कर्म का सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यथार्थवाद का दूसरा नाम ही क्या है, प्रत्यक्षवाद, ठीक है। इसको प्रत्यक्षवाद के नाम से भी जाना जाता है।
और मैंने इसमें आपको बोला इसमें डिडक्टिव मेथड का यूज़ किया जाता है, ठीक है? और तो इसी से हमारा आंसर निकल गया। तो ये प्रत्यक्ष जगत सत्य है, ये बोलते थे भौतिक जगत सत्य है, ठीक है? तो इन्होंने वस्तु जगत की बात की हुई थी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रत्यक्ष जगत। यथार्थवाद का अर्थ उस विस्तार से सिद्धांत से है जो जगत को वैसा ही दिखता है जैसा कि वह दृष्टिगोचर होता है, अर्थात जो केवल एक घटना मात्र है। कथन किसका है? यथार्थवाद का अर्थ उस विश्वास से सिद्धांत से है जो जगत है को वैसा ही देखता है जैसा कि वह दृष्टिगोचर होता है, जैसा वो दिखाई देता है, ठीक है? वो परिकल्पना नहीं करता है, वो बोलता है कि जैसा वो दिखाई दे रहा है हमको वैसा ही है, अर्थात जो केवल एक घटना मात्र है, ठीक है? तो ये किसका कथन है, ठीक है? तो ये ब्राउन का है, नेफ का है, स्वामी रामतीर्थ का है या रॉस का है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी रामतीर्थ, ठीक है? तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रही हो। यदि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हो, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है, हम अधिक से अधिक आपको वीडियो प्रोवाइड कराएँ, ठीक है? तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो में ऐसे बने रहें, ठीक है? धन्यवाद आप सभी लोगों का।